Good morning everyone. In today's turn we have to start from the next topic. Okay. So our last topic was Newton's universal law of gravitation. Last topic में आपने ये पढ़ा था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ का एक रिलेशन आपने स्टडी किया था और वो रिलेशन क्या था F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज लिखी हैं उनमें कैपिटल G कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 का मतलब कि इफ द टू बॉडीज आर देयर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद अ फोर्स F एंड बॉडीज आर ऑफ मासेस m1 एंड m2 और उनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है r, तो उस केस में दिस टाइप ऑफ डायग्राम वाज देयर, ऐसा एक डायग्राम बनाना था। बॉडीज के मासेस दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है और आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट कैसा होता है, यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होती है। कितनी वैल्यू होती है, दिस मच। उसके अलावा इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं किसमें, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, वैसे तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था लास्ट वीडियो में एंड वन मोर न्यूमेरिकल आई हैव सेंट इन होमवर्क क्वेश्चंस। तो आपको पता है कैसे करना है, हमें जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये दोनों चीजें गिवन होती हैं और उसके बाद जो है कैलकुलेशन करना रह जाता है मेन टास्क। कैलकुलेशन में भी 10 की पावर्स आती हैं, तो दैट इज समवेयर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कैलकुलेशन। लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 10 की पावर्स की तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर मान लीजिए नॉर्मली किसी भी बॉडी के बारे में दे रखा है कि जैसे दो स्टोन्स हैं, दो बॉल्स हैं, कोई भी चीजें हैं, उनके मासेस दे रखे हैं, उनके बीच की सेपरेशन है, तो सॉल्व करने में आपको जी की वैल्यू में ही बस 10 की पावर देखनी पड़ेगी। बाकी में नॉर्मली जो छोटी बॉडीज होती हैं उनके मास या डिस्टेंस इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जब बात होती है प्लैनेट्स की, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, तब उनके मासेस भी बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच की सेपरेशन भी ज्यादा होती है, यानी कि जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स देन यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। ओके, मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, बट उसका भी जो एक्सप्लेनेशन होगा दैट विल बी इन द लाइव क्लास। ओके, सो नाउ अब आपको क्या करना है, उस टाइप के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर चुके हैं जिसमें कि वैल्यूज दे रखी होंगी और आपको फोर्स फाइंड करना होगा। अब एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, उस क्वेश्चन के लिए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब आपने ड्राइव किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां आपने 2 स्टेप्स लिखे थे। पहला ये था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the masses of the two bodies. Second क्या था, F is inversely proportional to the square of distance between the two bodies. ये दोनों स्टेप्स थे आपके। अब इन दोनों स्टेप्स पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और ये सोचिए कि अगर बॉडीज के मासेस जितने पहले थे उन मासेस के डबल हो जाते हैं, डबल ट्वाइस हो जाते हैं, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फोर्स इंक्रीज होने का मतलब कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। आपने मास में तो कहा कि डबल हो जाते हैं मास, तो फोर्स भी क्या डबल हो जाएगा या कितने टाइम्स हो जाएगा। उस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि बॉडीज के मास जो है वो 2 है, यहाँ पर 2 मासेस है, तो देखिए पहला मास अगर डबल होता है तो बन गया 2m1, दूसरा मास डबल होता है तो क्या बन गया 2m2। तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि 2 2 जगह आ रहा है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 4, तो यानी कि फोर्स जो है वो कितना हो जाता है 4 टाइम्स। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, अपने माइंड में रखना है। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इफ द मासेस, मास लिखा है तब तो ठीक है, मासेस लिखा है, मासेस बिकम डबल ट्वाइस, तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर लिखा है मास ऑफ वन बॉडी बिकम्स डबल,
सिर्फ एक का डबल हुआ तो क्या होगा, ये तो m2 रहा, ये वाला डबल हुआ तो फोर्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स जो नंबर यहाँ दिख रहा है उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर एक बॉडी का मास ट्वाइस होता है तो फोर्स ट्वाइस होगा। दोनों बॉडीज के मास ट्वाइस हो जाते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ऐसे ही कोई भी नंबर दे रखा हो, थ्राइस कहाँ, दोनों बॉडीज के मासेस कितने हो गए, थ्राइस 3 टाइम्स बढ़ गए, तो 3a कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वे में आपको सॉल्व कर लेना है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस जो है वो अगर मान लीजिए पहले वाले डिस्टेंस का डबल हो जाता है, ठीक है, डबल, तो देखिए डिस्टेंस r लिखा था, r की जगह डबल होगा तो 2r हो जाएगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर भी तो है, r स्क्वायर 2r हो गया तो उसका भी स्क्वायर, तो यानी कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 4r स्क्वायर। तो डिस्टेंस अगर डबल हुआ तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ा, फोर्स पर पड़ेगा उल्टा इफेक्ट, यानी कि ये डबल करने का मतलब ऐसे करके आता जाएगा ना, ऐसे करके अपॉन में है, तो अगर ट्वाइस हो गया डिस्टेंस, सॉल्व करा तो बना 1/4, तो यानी कि फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, तो फोर्स पहले वाले फोर्स का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना। तो अगर डिस्टेंस कितना हो गया डबल, तो फोर्स कितना हो गया 1/4 टाइम्स। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, फोर्स जिस जिस रेशियो में भी बढ़ता है, मान लीजिए डबल की जगह ट्रिपल हो गया, तो ट्रिपल में आपने लिखा 3, तो 3 का यहाँ बन गया 9। ठीक है, और वैसे ही रहा r स्क्वायर, तो फोर्स कितना हो गया 1/9 टाइम्स। क्लियर। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, फोर्स डबल ट्रिपल की जगह मान लीजिए, ओ सॉरी, डिस्टेंस डबल ट्रिपल की जगह मान लीजिए हाफ हो गया। ठीक है, तो ये r था, अब आप क्या लिखेंगे, हाफ r स्क्वायर। ठीक है, हाफ r स्क्वायर को सॉल्व करा तो बन गया 1/4 r स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना इसका भी, और 1/4 डबल अपॉन आ गया, तो ये 4 कहाँ चला गया, ये पहुंच गया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो 4/r स्क्वायर, अब जो चीज मल्टीप्लाई में आती है फोर्स तो उतने टाइम्स होगा, डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा, सीधा नंबर के हिसाब से आपको बोल देना है। तो अगर डिस्टेंस 1/2 टाइम्स यानी कि हाफ हो जाता है पहले वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स, फोर्स जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली भी ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस जो है वो 1/2 हो गया, अगर मतलब बॉडी यहाँ रखी थी, अब बॉडी को पास में ले आए, आधा कर दिया पहले वाले डिस्टेंस का, तो फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा ना, क्योंकि बॉडीज को जितना पास लाएंगे फोर्स उतना बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे फोर्स उतना घटेगा। क्लियर। अब ऐसे ही मास में भी देख लेते हैं एक बार, मास को अगर आधा कर देते हैं, दोनों बॉडीज के मास पहले वाले मास के हाफ हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो सीधी मल्टीप्लाई हो गई। अगर मान लीजिए हाफ हो जाते हैं दोनों के मास, इसका हाफ हो गया, इसका भी हाफ हो गया, तो मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया 1/4, तो फोर्स कितना हो गया 1/4 टाइम्स। क्लियर। जो भी नंबर जैसे भी लिखा है वैसे बोल देना। तो अब सोचिए प्रैक्टिकली ऐसा होता है, क्योंकि अगर क्या करते हैं कि जो जितनी बड़ी भी बॉडीज थी उन बॉडीज को हाफ साइज का ले लिया, तो पहले बड़ी बॉडीज थी ज्यादा फोर्स लगा रही थी, जितना मास बड़ा होगा उतना फोर्स लगाएगा, और अगर आधा कर दें उनको तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोनों को आधा कर दिया तो 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, फिर मैं न्यूमेरिकल कराती हूँ, इतना पोर्शन नोट कर लीजिए, आपको जैसे भी रफली नोट करना है। सो नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, तो ये आपने नोट कर लिया है, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ गिवन है, इट इज फ्रॉम द बुक, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स, ये क्वेश्चन भी मैं सेंड कर दूंगी, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। आपको ये बताना है कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर 3 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट है ए, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अभी मैंने आपको समझाया था, तो उसमें क्या लिखा, मान लीजिए पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास जो कि हमने m1 ले रखा था वो क्या हो गया, डबल हो गया। बस यही दे रखा है कि मास एक का ही डबल होता है, और लिखा है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो दूसरे वाले का मास तो सेम रहा और डिस्टेंस भी सेम रही। अब क्या देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमने वैसे ही फॉर्मूला लिखा जैसे कि ये होता है, जी करके लिखेंगे, प्रपोर्शनल वाला नहीं। तो F इज इक्वल टू जी, m1 को हम क्या लिखेंगे 2m1 इंटू m2
अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी सारी चीजें तो वही है जो पुरानी होती हैं, बस एक ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब पूरे रिलेशन को 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ गया, तो फोर्स बढ़ गया 2 टाइम्स। लेकिन अभी भी प्रॉपर जो तरीका है लिखने का वो नहीं आया, ऐसा नहीं है इसी स्टेप के बाद लिख देंगे 2 टाइम्स, भी पूरा क्लियर नहीं हो रहा। देखिए अब क्या करेंगे हम, 2 नंबर को हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, ठीक है, बाकी चीजों को हमने जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख दिया, ऐसे करके ये लिखा हमने 2 स्टार्टिंग में। अब ये जो बचा आपका, ये तो फॉर्मूला होता है फोर्स का, नॉर्मली हम Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ये तो लिखते हैं फोर्स, ठीक है, ये पहले वाला फोर्स था F। अब जब हमारा फोर्स बदल गया, पहले वाले से तो बदल ही रहा है, जब मास बदल गया तो हम बाद वाले फोर्स को डैश लगा के लिखते हैं, क्योंकि वो चेंज्ड फोर्स है, ठीक है, ऐसे ही करिएगा। तो F डैश इज इक्वल टू दिस। अब ये जो आपका ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है इनिशियल फोर्स F, तो आप इसकी जगह पे किसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे F लिख सकते हैं, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए, आप जब वो नोट करा करिए ना, गिवन, ये क्या है आपका, ये गिवन है, गिवन में आपने ये यहाँ तक लिखा, उसके बाद आपने ये भी लिख लिया गिवन में, जो मैंने यहाँ लिखा है फोर्स का फॉर्मूला, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि ये F कहाँ से आ गया, F ये है, तो मतलब जहां भी आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा उसको आप F से रिप्लेस कर सकते हैं, वही हमने किया। तो अब देखिए बिल्कुल एक सही रिलेशन हमारे पास आ गया, वो क्या कि F डैश मतलब बदला हुआ फोर्स कितना है, इनिशियल फोर्स का 2 टाइम्स है। ऐसे प्रूफ करना है जिसमें हर चीज क्लियर दिखाई दे, वो समझने के लिए डायरेक्ट लिखा था, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से करना है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसके बाद बी और सी पार्ट्स भी करने हैं, ठीक है, उसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है, डू इट फास्ट। फिर हम आते हैं बी और सी पार्ट्स पर। सो नाउ आई थिंक आई शुड इरेज इट। अब मैं आ रही हूँ बी और सी पार्ट्स पर। बी और सी पार्ट्स में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले बी पार्ट, बी पार्ट में लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। बी पार्ट में 2 चीजें करना है, एक बार तो डिस्टेंस डबल हो गई और दूसरी बार डिस्टेंस क्या हो गई, ट्रिपल। तो हम पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, बी के ही 2 पार्ट्स है ना, बी का पहला पार्ट है कि डिस्टेंस डबल हो गई, ठीक है। तो गिवन में मास तो वही है जो हमने लिए थे, m1 रहेगा, m2 लिया है हमने, डिस्टेंस लेकिन कितनी हो गई, बदली हुई जो डिस्टेंस है बाद वाली, ठीक है, वो कितनी हो गई हमारी, डबल। तो r डैश इज इक्वल टू 2r, इनिशियल डिस्टेंस की डबल हो गई, ठीक है। और उसके अलावा क्या मैंने अभी बताया था आपको लास्ट टाइम के फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया करिए, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब चेंज वाला फोर्स फाइंड कर रहे हैं F डैश, उसमें चेंज वाली डिस्टेंस पुट करना है, मासेस तो वही पुराने हैं, तो इसमें क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा, r को r डैश लिख लिया, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट की तो G m1 m2 अपॉन r डैश की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुट करने से। अब हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, तो F डैश हो गया G m1 m2 अपॉन, सॉल्व किया तो ये 4r स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें नंबर 4 है तो 1/4 को अलग कर लिया इससे, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये पोर्शन आपका क्या बन गया, ये फोर्स बन गया। तो हमने लिखा F डैश इज इक्वल टू 1/4F। ये पहला वाला पार्ट है, यानी कि ये जो है डबल वाली डिस्टेंस को शो कर रहा है। डिस्टेंस अगर पहले वाली डिस्टेंस की डबल हो जाती है तो फोर्स पहले वाले फोर्स का कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, क्लियर, 1/4 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डिस्टेंस का डबल वाला पार्ट था, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं ट्रिपल्ड वाले में क्या होता है। So now I hope you have noted down this। अब बी पार्ट ही चल रहा है आपका, मैं जहां जहां चेंजेस करना है वहां वहां कर दे रही हूँ। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 3, बाकी सब कुछ यही रहेगा, ये r डैश यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाना है 3।
सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 9। तो अगर डिस्टेंस जो है वो ट्रिपल्ड हो जाती है तो फोर्स पुराने वाले फोर्स का कितना हो जाएगा 1/9 टाइम्स। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसका लास्ट एक सी पार्ट रह गया है, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं तो देखिए, सी पार्ट में मास में लिखा है मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, दोनों के मास डबल हो जाते हैं। तो m1 कितना हो जाएगा 2m1 और m2 कितना हो जाएगा 2m2, ठीक है। डिस्टेंस सेम रहती है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। फिर हम क्या लिखते हैं फोर्स का फॉर्मूला, तो V नो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। चेंज वाला फोर्स फाइंड करते हैं तो F डैश इज इक्वल टू G। अब यहाँ पर हमें चेंज वाले मासेस लिखना है, ठीक है। तो m1 डैश और m2 डैश चेंज वाले हैं ना, तो ऐसे करके लिख लिया, m1 डैश इतना है, m2 डैश इतना है और r सेम है r, ठीक है। इसको भी r डैश लिख सकते हैं या इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने लिखा m1 डैश m2 डैश और डिस्टेंस कितनी है सेम है। अब हमने यहाँ वैल्यूज पुट की, तो जी m1 डैश कितना है 2m1 और m2 डैश कितना है 2m2 और अपॉन में r जो है वो क्या है r², ठीक है। इतना लिखने के बाद हम आते हैं राइट साइड पर और राइट साइड में सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 मीन्स 4 को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे 4 जी m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये है इनिशियल वाला फोर्स, तो 4F डैश इज इक्वल टू 4F। तो ये आपका सी पार्ट था कि अगर दोनों मासेस जो हैं वो डबल हो जाते हैं, इनिशियल वैल्यू के दोनों मासेस डबल हो रहे हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, एक होता तो 2 टाइम्स। तो इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, या फिर इसमें अच्छा एक दो कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें आपको जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो आपने अभी पढ़ा, वो जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को, जो आपने थर्ड लॉ पढ़ा था ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा था, एक्शन हमेशा रिएक्शन के बराबर होता है। तो हमेशा जो न्यूटन का ये वाला लॉ है यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, के दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो ओबे करता है थर्ड लॉ को भी। थर्ड लॉ में जो होता है वही केस यहाँ भी होता है, इसका मतलब ये है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रफली नोट कर सकते हैं आप कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ओबेज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। कैसे ओबे करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ होता है कि हमेशा एक्शन जो है वो रिएक्शन के बराबर होता है ना। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। तो जैसे आपने एप्पल वाला केस पढ़ा कि अगर अर्थ और एप्पल दो बॉडीज हैं, ठीक है, अर्थ और एप्पल दो बॉडीज हैं, तो अगर अर्थ एप्पल पर एक फोर्स लगा रही है, मतलब एक्शन कर रही है, तो एप्पल भी अर्थ पर एक फोर्स लगाएगा, रिएक्शन करेगा। और ये आप पढ़ चुके हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कि अर्थ जितना फोर्स एप्पल पर लगा रही है, एप्पल भी उतना ही फोर्स अर्थ पर लगाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एप्पल ही अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, अर्थ क्यों नहीं एप्पल की तरफ मूव करती? जब फोर्स दो बॉडीज एक दूसरे पे बराबर लगा रही हैं, तो फिर एक बॉडी ही क्यों दूसरी बॉडी की तरफ जा रही है? इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स।
Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? Why? क्वेश्चन ये है कि अर्थ और मून सिस्टम पता है आपको कि मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है ऐसे करके ऑर्बिट में। तो कहा जा रहा है कि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है ना। तो कहा जा रहा है क्या मून और अर्थ का जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए क्या वो सेम है, मतलब जितने फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या ऐसा है, या फिर फोर्स कम है या ज्यादा है, और अगर सेम है तो क्यों सेम है। तो आपको यहाँ पर रीजन देना है बिकॉज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ obeys third law of motion and according to third law of motion the two bodies exert force same forces on each other, एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाती बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब जितने फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो इतना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन वही आता है जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि एक एप्पल है और अर्थ है, उसकी भी लैंग्वेज मैं आपको बता दे रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें एप्पल और अर्थ की जगह मून और अर्थ ही दे रखा है क्योंकि मून छोटा होता है ना अर्थ से, आप एप्पल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। जैसे आपने देखा मून अर्थ का सैटेलाइट है, मून क्या कर रहा है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब मून जो है वो अर्थ से अट्रैक्टेड है, तो फिर अर्थ जो है वो मून के चारों तरफ क्यों नहीं घूमने लगती है। अगर फोर्स बराबर, आप तो कह रहे हैं एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के बराबर होता है, या सेम एग्जांपल एप्पल में अप्लाई करें कि एप्पल तो अर्थ की तरफ गिर रहा है, अर्थ क्यों नहीं एप्पल की तरफ मूव कर जाती। तो ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट सही नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि थर्ड लॉ को तो ओबे कर रहा है, साथ साथ हम न्यूटन का सेकेंड लॉ भी पढ़ चुके हैं और वो ये होता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए का मतलब फोर्स तो दोनों पे बराबर लग रहा है ना, चाहे अर्थ मून पे लगाए या मून अर्थ पे लगाए, चाहे अर्थ एप्पल पर लगा रही है या एप्पल अर्थ पर लगा रहा है, फोर्स तो बराबर है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो जो राइट साइड में क्वांटिटीज लिखी हैं उनमें इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब अगर मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन घटेगा, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो मास कम होगा। तो यानी कि अर्थ मून की बात करें या एप्पल और अर्थ की बात करें, जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा। यानी कि एप्पल और अर्थ, एप्पल अर्थ पे फोर्स तो लगा रहा है लेकिन क्या होगा कि एप्पल जो है जिसका मास बहुत कम है उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा, मतलब एप्पल तो चलता हुआ आपको अर्थ की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। एप्पल का मास कम बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, एप्पल अर्थ पे फोर्स तो लगा रहा है लेकिन अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ में एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, कम। तो अर्थ भी एक्सेलरेट कर रही है एप्पल की तरफ, लेकिन इतना माइन्यूट, इतना नेग्लिजिबल कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपका जो अर्थ एप्पल, जो अर्थ मून वाला कॉन्सेप्ट है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो दोनों ही आपको क्या करना है, नोट करने हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगी आपको और ये कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, ये चाहे तो आप रफली लिख लीजिएगा कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ओबेज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिर से, और ये बहुत छोटा चैप्टर है। ये चैप्टर जो है ना बहुत छोटा चैप्टर है क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये कंबाइंड चैप्टर, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो जब आप चैप्टर 3 पर आएंगे तो आपको चैप्टर 3 तो नहीं, जो भी नंबर है क्योंकि उसमें साइंस में सब कुछ मिक्सअप है, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि इसमें एक और आगे चैप्टर इंक्लूडेड है, उससे रिलेटेड है फ्लोटेशन का पोर्शन, जैसे प्रेशर और थ्रस्ट ये सब आगे मिलेगा, लेकिन प्राइवेट पब्लिकेशन में उस चैप्टर को बिल्कुल अलग कर दिया है, फ्लोटेशन नाम से है, तो वहां से मैं सेपरेट चैप्टर पढ़ाऊंगी। आधा चैप्टर जो है वो ग्रेविटेशन नाम से है, आधा चैप्टर जो है वो फ्लोटेशन नाम से, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग, जो कि ये है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अभी तक आपने पढ़ा स्मॉल जी का क्या नाम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी का क्या नाम है,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या दोनों एक दूसरे से रिलेट भी हो सकते हैं, रिलेशन है इनमें कोई? तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं वी नो, कौन सा फॉर्मूला, वी नो बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, जो अभी आपने पढ़ा था ना कैपिटल जी वाला फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं अर्थ और किसी बॉडी के लिए, ठीक है, तो इस केस में हम लिख रहे हैं फॉर अर्थ, एक बॉडी अर्थ है तो अर्थ का मास कैपिटल एम से लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी बॉडी नॉर्मली कोई भी बॉडी है उसका मास स्मॉल एम लिख लिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो अर्थ की रेडियस के बराबर ली जाती है कैपिटल आर। तो हमने ये सारे चेंजेस इसमें पुट कर दिए, तो न्यूटन का जो फॉर्मूला था वो किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमने पढ़ा कि अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही है तो उसके लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप पढ़कर आए, क्या होता है, F इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं, फोर्स के। दोनों को रिलेट कर दीजिए, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड हमने बराबर कर दी, तो mg और किसके बराबर आया, इसके। अब इसमें से जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर लेते हैं, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिलेशन बचा, यही रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। तो यानी कि यहाँ कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास, कैपिटल आर क्या है, अर्थ की रेडियस। इस फॉर्मूले में आपको बॉडी का ना तो मास पता करना होता है ना बॉडी की का साइज, उसकी रेडियस कितनी है। तो इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक बॉडी में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, कितना, 9.8 या फिर 10, क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी के मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। कोई भी बॉडी हो, चाहे बड़ा सा स्टोन हो चाहे छोटा सा कॉटन हो, दोनों का मास यहाँ है ही नहीं। यहाँ मास किसका है, डिपेंड करता है कि अर्थ का मास कितना है, जिसपे वो जा रही है, जिसकी तरफ अट्रैक्टेड है, उसका मास कितना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बना gm अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पे डिपेंड भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, पहले इसको नोट डाउन करिए। और यहाँ तक नोट कर लेने के बाद में क्या होगा कि आप को रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी किस किस चीज की, जैसे यहाँ आ रहा है कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब मास ऑफ अर्थ, या फिर जिस भी प्लैनेट की बात कर रहे हैं, सन है या फिर मून है या कोई और प्लैनेट है, उसका मास। तो अगर कोई और प्लैनेट है तो मास और रेडियस बता रखे होंगे, लेकिन कभी कभी अर्थ के केस में आपको अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस दोनों चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी होगी, प्राइवेट पब्लिकेशन बुक में भी दे रखी होती है कि हमेशा जो अर्थ का मास है और जो अर्थ की रेडियस है वो आपको लगभग जो है वो याद रखना है। तो थोड़ा सा मैं एक हिंट दे रही हूँ, अर्थ का मास इतना होता है 6.0 इंटू 10 की पावर 24 kg, और अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अर्थ के लिए बस याद रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। हाँ, वैसे तो 10 की पावर्स में है, बड़ा है, और मैंने बताया था कैलकुलेशन भी क्या होता है, बहुत टाइम लेती है, इसकी कमांड होनी चाहिए कैलकुलेशन के। तो एक काम करिए, इसको रिवाइज कर लीजिए नेक्स्ट टर्न तक, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।